कार 12th के बैंकिंग के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं अध्याय 15 केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है। देश के विधान के अंतर्गत इसे कुछ विशेष अधिकार तथा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो अन्य बैंकों को प्राप्त नहीं होती। यानी कि कुछ ऐसी हैं शक्तियाँ जो केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त होती हैं, अन्य किसी व्यापारिक बैंक को प्राप्त नहीं होती हैं। साधारण शब्दों में केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो साधारण के कल्याण के लिए देश की साख तथा मौद्रिक नीति का प्रबंध व संचालन करता है। यानी कि देश में जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, उन आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन और संचालन इस बैंक के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। अब इस परिभाषाएं समझते हैं। प्रोफेसर डी कॉक के मतानुसार केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो देश के मौद्रिक तथा बैंकिंग ढांचे के शिखर पर होता है। यानी प्रोफेसर डी कॉक बता रहे हैं केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो देश के मौद्रिक तथा बैंकिंग ढांचे के शिखर पर होता है। यानी कि उसका शिखर होता है। जो देश में मुद्रा के रूप में जो लेन देन करते हैं उनका तथा बैंकिंग कार्य जो भी कार्य करते हैं, बैंकिंग का कार्य करते हैं, उनके एक शिखर के रूप पर, यानी कि एक उच्च संस्था के रूप में ये कार्य करता है। आरपी कैंट के शब्दों में केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे सामान्य नीति में मुद्रा की मात्रा में विस्तार तथा संकुचन की व्यवस्था करने का दायित्व सौंपा गया हो। यानी कि देश में ना तो मुद्रा का बहुत अधिक फैलाव और ना ही संकुचन, यानी कि ना तो मुद्रा का विस्तार ज़्यादा अच्छा है, ना ही संकुचन अच्छा है। दोनों ही स्थितियां देश के लिए खतरनाक हैं। ऐसी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक का इस्तेमाल किया जाता है, केंद्रीय बैंक को अधिकृत किया जाता है। तो निष्कर्ष के आधार पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त आधार पर हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जो देश की मौद्रिक अधिकोषण तत्व, यानी कि बैंकिंग तत्व, बैंकिंग व्यवस्था तथा सांख्य व्यवस्था का इस प्रकार नियमन तथा निर्देशन करती है जिससे आर्थिक स्थिरता के साथ देश के विकास संबंधी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। देश का विकास कैसे होगा? जब आर्थिक विकास होगा। आज के वर्तमान युग में आर्थिक विकास के द्वारा आर्थिक विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो मौद्रिक तथा बैंकिंग व्यवस्था व साख व्यवस्था को नियंत्रण कर सके और उसका निर्देशन कर सके। तो केंद्रीय बैंक इसी तरह की एक संस्था के रूप में कार्य करती है जो देश के आर्थिक विकास का जो लक्ष्य हमने देश की सरकार ने निर्धारित किया है उसको प्राप्त किया जा सके, कि यही है केंद्रीय बैंक। अब बात करते हैं केंद्रीय बैंक के विकास की। किस तरह से ये बैंक बनी, किस तरह से ये आगे बढ़ती रहीं और आज की स्थिति में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान देश की अर्थव्यवस्था के लिए रखती हैं। सबसे पहले विश्व में प्रथम केंद्रीय बैंक एक निजी पूंजी बैंक के रूप में स्थापित हुई जो सन 1656 में स्वीडन में स्थापित की गई, जिसका नाम था रिक्स बैंक। यानी रिक्स बैंक के नाम से एक बैंक स्थापित की गई जो पूरी तरह से निजी पूंजी पर आधारित थी, यानी कि प्राइवेट बैंक के रूप में थी। और तथा इसके बाद 1664 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई जिसे केंद्रीय बैंक की जननी के रूप में माना जाता है। ये जो पहली रिक्स बैंक थी ये तो केवल निजी बैंकों को निजी हाथों में थी, यानी कि सरकार के हाथों में कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई उसमें सरकार द्वारा ही देश की अर्थव्यवस्था नियंत्रित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो तभी से इस केंद्रीय बैंक के रूप में एक स्थापना हुई जिसको 1664 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना से माना जाता है, जिसे केंद्रीय बैंक के जननी रूप में संबोधित किया जाता है। भारत में हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर सन 1935 में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यंग
हिल्टन यंग जो एक समिति बनी थी उसने क्योंकि ये जब देश में बैंकों का संकट आया था उस समय ये समिति बनाई गई थी। उसने ये सुझाव दिया था कि इन बैंकों की को निगरानी के लिए भी एक बैंक होनी चाहिए और देश में अर्थव्यवस्था की नियंत्रण के लिए भी एक बैंक होनी चाहिए केंद्रीय बैंक के रूप में। तब 1935 में भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। केंद्रीय बैंक के कार्य क्या हैं? क्या आज वर्तमान में या इसको हम आवश्यकता भी कह सकते हैं, क्या आवश्यकता है? पत्र मुद्रा निर्माण करने के लिए केंद्रीय बैंक की आवश्यकता पड़ती है। सरकार का बैंक यानी कि सरकार के जो बैंकिंग संबंधी कार्य है वो यही करता है, यही बैंक करता है। एजेंट के रूप में जो सरकार वित्त के मामले में जो एजेंट के रूप में भी यही बैंक कार्य करता है। इसके बाद सलाहकार, अगर देश की अर्थव्यवस्था के रूप में कोई सलाह लेनी होती है देश की सरकार को यह सलाह भी प्रदान करता है। बैंकों का बैंक है ये। बैंकों का बैंक से मतलब है यानी कि बैंकों को भी ये ऋण उपलब्ध कराता है। बैंकों की कुछ राशि जमा स्वीकार रखता है अपने पास सिक्योरिटी के बेस पर, तो ये बैंकों का बैंक भी कहलाता है। यानी कि बैंकों को भी ये ऋण देता है, जैसे बैंक अन्य को ऋण देते हैं ऐसे ही ये बैंकों को ऋण देता है। तो और इसी साथ साथ अपनी सभी बैंकों से अपन जमानत के तौर पर कुछ राशि भी अपने पास रखता है, जिससे जनता के पैसों का उनके सुरक्षित हित सुरक्षित रखे जा सकें। विदेशी मुद्राओं के राष्ट्रीय कोष, अगर विदेशी मुद्राओं के राष्ट्रीय कोष भी इसी बैंक के पास होता है। जिस बैंक को अन्य देश की मुद्राओं की आवश्यकता पड़ती है वो इस बैंक के द्वारा ही ये ऐसी विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है और फिर अपने ग्राहक को उपलब्ध कराता है। इसके बाद बैंकों का अंतिम ऋणदाता, यानी कि बैंकों को अगर नकद की आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में अगर उसे कहीं से ऋण नहीं मिल पा रहा है तो केवल रिजर्व बैंक ही ऐसे अंतिम साधन है जहां से बैंक ये ऋण के रूप में राशि प्राप्त कर सकते हैं। समाशोधन गृह का कार्य भी करता है, जहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इकाइयाँ नहीं हैं ये, या जहाँ पर रिजर्व बैंक की इकाइयाँ हैं वहाँ पर रिजर्व बैंक ही समाशोधन गृह का कार्य करता है। इसके बाद साख नियंत्रण, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है साख नियंत्रण, यानी कि साख पर नियंत्रण रखना, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। वह कार्य केंद्रीय बैंक ही करता है। साख नियंत्रण से तात्पर्य क्या है समझते हैं। साख नियंत्रण का अर्थ है देश की वाणिज्य तथा भौतिक आवश्यकता, यानी कि जो भौतिक आवश्यकताएं उनको और जो वाणिज्य व्यापार की आवश्यकता हैं उनको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंकिंग द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साख की मात्रा में कमी या वृद्धि करना, अर्थात साख का संकुचन या विस्तार करना। इसके द्वारा साख की मात्रा तथा किस्म में होने वाले परिवर्तन मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी या वृद्धि करके देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डाले जाते हैं। यानी कि साख का नियंत्रण से मतलब है कि अगर देश में संकुचन की स्थिति है, देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति है, ऐसी स्थिति में ऋण अधिक मात्रा में और आसानी से उपलब्ध कराया जा सके, जिससे व्यक्तियों के हाथ में पैसा पहुंच सके और वो मांग कर सकें, जिससे कि देश का आर्थिक विकास संभव हो सके। इसी स्थिति ऐसी उल्टी स्थिति है यदि कि मुद्रा का विस्तार हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ऋण उपलब्ध कराना कठिन कर दिया जाता है, जिससे कि आसानी से ऋण नहीं मिल पाता है। जब ऋण आसानी से नहीं मिल पाता है तो मांग कम हो जाती है। मांग कम हो जाती है तो देश में जो ऊंची रेट पर महंगाई बढ़ती जा रही है उसको कम किया जा सकता है। तो यानी कि केंद्रीय बैंक का कार्य यह है कि ना तो संकुचन की स्थिति आए और ना ही मुद्रा विस्तार की स्थिति आए, बल्कि बीच के मार्ग के द्वारा आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जाएं। यही कार्य केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर, तो हम इसमें देख सकते हैं केंद्रीय बैंक शीर्ष बैंक है, जबकि व्यापारिक बैंक एक इकाई है, मात्र केवल एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जबकि ये बैंकों का रूप में कार्य करता है। मौद्रिक तथा बैंक की प्रणाली का सफल संचालन केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। मुख्य उद्देश्य होता है केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौद्रिक तथा बैंक की कार्य प्रणाली का सफल संचालन करना, जबकि व्यापारी बैंकों का मुख्य उद्देश्य होता है? लाभ कमाना। इसके बाद केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा का निर्माण एकाधिकार,
केंद्रीय बैंक का क्या है, मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार, यानी कि मुद्रा का निर्गमन केवल केंद्रीय बैंक कर सकता है, कोई अन्य बैंक इसको नहीं कर सकता। जबकि व्यापारी बैंक का ऐसा अधिकार नहीं है, यानी कि व्यापारी बैंक ये कार्य नहीं कर सकता। धन्यवाद।